रात के करीब 11 बज चुके थे और चारों ओर घना अंधेरा फैल गया था। मैं टैक्सी लेकर घर जाने ही वाला था कि तभी मुझे एयरपोर्ट का एक आखिरी किराया मिल गया। इसलिए मैंने गाड़ी को दोबारा एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया। किराया छोड़कर वापस जाने ही वाला था कि एयरपोर्ट के बाहर के धुंधल के में मेरी नजर एक जानी पहचानी शक्ल पर पड़ी। वही खूबसूरत लड़की जिसे मैंने रात 8 बजे उसके पति के साथ एयरपोर्ट पर छोड़ा था। लेकिन अब वह अकेली थी, बिल्कुल अकेली। उसके पाँव कांप रहे थे। वह घुटनों में सिर छिपाकर रो रही थी, मानो उसका पूरा जीवन एक ही पल में ढह गया हो। उसके आसपास सिर्फ अंधेरा, सन्नाटा और डर का दबाव था, और वहाँ आसपास कोई भी नहीं था। एक पल के लिए मुझे यकीन नहीं हुआ। जो पति उसके साथ हंसते बोलते आया था, वह कहाँ गया, और वह इस वीराने में देर रात अकेली क्यों रो रही थी। मैं धीरे धीरे उसके पास जाकर खड़ा हो गया, और अगले ही पल जो हुआ उसने मेरा पूरा जीवन बदल दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जगदीश है। मैं इस शहर में टैक्सी चलाने का काम करता हूँ और मेरी उम्र अभी 31 साल है। शहर के बीचों बीच मेरा एक छोटा सा 3 कमरों का घर है, जिसमें मैं अपने माता पिता की यादों, कुछ सपनों और मेहनत से कमाए हुए सुकून भरे जीवन के साथ रहता हूँ। उस दिन मैं हमेशा की तरह रिक्शा चला रहा था। शाम का वक्त था, करीब 8 बज रहे थे। शहर की रोशनी जगमगाने लगी थी। रास्तों का शोर धीरे धीरे कम होने लगा था, और ठंड हवा शरीर को हल्के से छू रही थी। तभी एक युवक और एक युवती, जो देखने में बिल्कुल नवविवाहित जोड़े जैसे लग रहे थे, मेरे टैक्सी के सामने आए और हाथ देकर गाड़ी रोकी। वह युवक लंबा, स्मार्ट, महंगे कपड़ों में और आत्मविश्वास से भरा हुआ था, जबकि युवती बेहद सादा, मासूम, और उसके चेहरे पर ऐसी कोमलता थी जिसे देखकर किसी का भी मन ठहर जाए। युवक ने मुझे कहा, एयरपोर्ट चलिए। मैंने सिर हिलाकर उन्हें पीछे बैठा दिया। वे दोनों चुपचाप बैठे थे, और उसके हाथ में एक बड़ा सा बैग था, जैसे कोई नया जीवन शुरू करने निकले हो। सफर शुरू होते ही युवक का स्वर बेहद मीठा हो गया था। वह उससे प्यार से बात करता हुआ कह रहा था, जब हम विदेश पहुंचेंगे ना, सब कितना अच्छा होगा, कितना मजे का जीवन जिएंगे। तुमसे ज्यादा भाग्यशाली मैं कौन। युवती के चेहरे पर भी शांति, उम्मीद, भविष्य की चमक और प्रेम का एक हल्का स्पर्श दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में आने वाले जीवन की तस्वीरें किसी सपने की तरह झिलमिला रही थी, मानो उसने अपने मन में पहले ही एक सुंदर संसार बसाना शुरू कर दिया हो। लेकिन कुछ किलोमीटर बाद युवक के फोन की घंटी बजी। फोन उठाते ही उसका चेहरा बदल गया। खुशी की जगह गंभीरता आ गई। वह बहुत धीमी आवाज में टूटे फूटे शब्दों में कहने लगा, हाँ हाँ हाँ, सब तैयार है। तुम अपनी तरफ से ठीक से निकलो। मैंने सब प्लान कर लिया है, कोई परेशानी नहीं। उसके शब्द में मेरे कानों तक पहुंचे, पर उनका मतलब साफ नहीं था। उसके चेहरे पर जैसे कुछ छुपाने की बेचैनी थी। बगल में बैठी युवती उसे उलझन भरी नजरों से देख रही थी। वह उससे कुछ पूछती, इससे पहले ही वह हड़बड़ी में बोल पाया पड़ा, अरे मेरा एक दोस्त है ना, वही विदेश जाने वाला है, उसी का फोन था, हमें उससे मिलना था। युवती ने हल्की सी मुस्कान बनाने की कोशिश की, मगर उसके चेहरे से उलझन कम ही हुई थी। मुझे उसकी मासूमियत और युवक की कृत्रिम बातचीत के बीच का फर्क साफ महसूस हो रहा था। मैंने टैक्सी एयरपोर्ट के बाहर रोकी। उन्होंने किराया दिया और मुस्कुराते हुए अंदर चले गए। मैं कुछ पल उन्हें जाता हुआ देखता रहा, क्योंकि युवती के चेहरे का वह हल्का सा भय और अनजाना असमंजस मेरी मन स्थिति को बेचैन कर रहा था। समय बीतता गया। मैंने कुछ और छोटे किराए किए। रात के 10:30 बज चुके थे, और मैं घर जाने की सोच रहा था। तभी फिर एक यात्री मिल गया। उसे भी एयरपोर्ट ही जाना था। उसे छोड़कर लौटते वक्त मुझे चाय पीने का मन हुआ। मैंने टैक्सी पार्क की और बाहर की चाय की दुकान की ओर बढ़ गया। चाय मांगते ही मेरी नजर बगल वाले कोने में पड़ी। थोड़ी दूर पर एक युवती बैठी थी, घुटनों में सिर छिपाए, दोनों हथेलियों से चेहरा ढककर वह बुरी तरह रो रही थी।
उसका शरीर कांप रहा था, सांस तेज चल रही थी और वह पूरी तरह अकेली, असहाय और टूटी हुई लग रही थी। उसके कपड़े मुझे बेहद पहचान के लगे। मैंने ध्यान से देखा और तभी उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया, आंसू पोंछे और उसका चेहरा साफ दिखाई दिया। वही युवती जिसे मैं 2 घंटे पहले उसके पति के साथ एयरपोर्ट पर छोड़कर आया था, लेकिन अब उसकी आंखों में खुशी की एक भी चमक नहीं थी। उसके चेहरे पर डर, सदमा, विश्वासघात और निराशा की गहरी परछाई उतर आई थी। उसका पति कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे किसी ने अचानक उसके जीवन के बीचों बीच बना हुआ पुल तोड़ दिया हो। वैसा उसके पूरे अस्तित्व में बिखराव था। मेरे मन में सवालों का सैलाब उमड़ आया था। उसके साथ क्या हुआ? उसका पति उसे छोड़कर कहाँ चला गया? क्यों? कैसे? मैंने चाय ली और दुकानदार से पानी की एक बोतल मांगी। चाय एक हाथ में और पानी की बोतल दूसरे हाथ में लिए मैं धीरे धीरे उसकी ओर चला। मैं उसके बिल्कुल पास नहीं बैठा, उसे थोड़ा स्पेस देना जरूरी था। मैं उससे 2 हाथ की दूरी पर बैठ गया और बहुत ही नरम आवाज में, जैसे किसी घायल मन को छू भी न दूं, पूछा, मैडम क्या हुआ? वह मेरी तरफ देख तो रही थी, लेकिन उसकी आंखों में इतना बड़ा सदमा, इतनी गहरी पीड़ा थी कि उसके शब्द ऐसे गले में ही अटक कर रह गए थे। उसके आंसू अभी भी थमे नहीं, वे लगातार गालों पर बह रहे थे और उसके हर सांस में डर, टूटन और असहायता की कंपन मैं साफ महसूस कर सकता था। मैंने फिर धीरज से कहा, मुझे याद है आप 2 घंटे पहले मेरे टैक्सी में आई थी। करीब 8 बजे मैंने आप दोनों को एयरपोर्ट पर छोड़ा था। वह सुन तो रही थी, पर उसके होठ किसी भी शब्द को बाहर निकालने की ताकत जुटा ही नहीं पा रहे थे। जैसे उसके अंदर कुछ इतना भयानक टूट चुका हो कि भाषा भी उसका साथ छोड़ चुकी हो। मैंने चाय का कप धीरे से उसकी तरफ सरकाते हुए कहा, यह पानी रख लीजिए, थोड़ा पीजिए, फिर हम आराम से बात करेंगे। उसने सिर हिलाकर मना किया, लेकिन आंसू फिर बहने लगे। फिर भी मैंने शांत स्वर में बोतल का ढक्कन खोला और उसके कांपते हाथों में नरमी से बोतल रख दी। थोड़ा पी लीजिए, मैंने धीरे लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। उसके कांपती उंगलियों से बोतल थामी और उसके चेहरे पर जो सुंदरता कुछ घंटे पहले खुशी के से चमक रही थी, वह अब दुख की छाया से इतनी फीकी हो चुकी थी कि उसे देखकर मन भीतर तक हिल गया। मैं उसकी हालत देख रहा था और एक ही सवाल दिमाग में घूम रहा था, उसका पति कहाँ गया और वह इतनी सुरक्षित जगह जैसे एयरपोर्ट के कोने में आधी रात ठंड में अकेली क्यों बैठी है? कुछ ही घंटे पहले जो लड़की हंस रही थी, भविष्य के मीठे सपने में खोई हुई थी, वही लड़की अब इतनी टूटी, इतनी कमजोर लग रही थी कि उसे देखते ही मेरे दिल में एक ठिस उठी। उसका स्वभाव मासूम, आंखें साफ और मन बहुत भोला। ऐसी लड़की पर इतना बड़ा तूफान कैसे टूट पड़ा होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। रेशमा ने कांपते हाथों से पानी के 2-3 घूंट लिए और फिर मेरे कहने पर धीरे से चाय का कप उठाया। गरम चाय का पहला चुस्का उसकी थकी कपाती आत्मा को हल्की सी गर्माहट दे रहा था, जैसे उसे एक पल को वास्तविकता में वापस ले आया हो। उसके चेहरे का सफेद निर्जीवपन थोड़ा कम हुआ तब मैंने बहुत नरमी से पूछा, मैडम क्या हुआ? मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ क्या? उसने सिर उठाया बहुत धीमे, जैसे सारी ताकत जुटाकर, और बोली, मेरी मदद अब कोई नहीं कर सकता। मैं टूट चुकी हूँ, बिखर चुकी हूँ, मेरी राहें खत्म हो गई है, मेरे लिए अब कुछ नहीं बचा। उसका स्वर इतना भीतर तक डूबा हुआ, इतना दर्द से भरा था कि उसके हर शब्द में एक ऐसी पुकार थी जो किसी को भी अंदर से हिला दे। मैंने शांत मन से उसे भरोसा दिलाते हुए कहा, आप बताइए तो सही, क्या हुआ? संभव हो कोई रास्ता निकल जाए। इंसान बोलता है तो मन हल्का होता है। आप अकेली नहीं है। वह कुछ पल चुप बैठी रही, मानो अपने अंदर की पीड़ा को शब्द में ढल जाने की इजाजत दे रही हो। उसकी आंखों में फिर आंसू उभर आए, उसके होठ कांपने लगे और फिर कांपती आवाज में उसने कहना शुरू किया,
मेरा नाम रेशमा है। मैं एक अनाथ आश्रम में पली बड़ी हूँ। मुझे आज तक नहीं पता मेरे माता पिता कौन है। वही मेरा बचपन बीता, वही मेरी परवरिश हुई, वही से थोड़ी बहुत पढ़ाई भी की, ज्यादा नहीं क्योंकि हालत भी नहीं थे और मौके भी नहीं मिले। मैं दिखने में ठीक हूँ, इसलिए जब मैं शादी की उम्र में आई तो कुछ रिश्ते आश्रम में आने लगे। उन्हीं में रवि का रिश्ता आया। वह बहुत स्मार्ट, मीठा बोलने वाला, ऊपर से बहुत सुसंस्कृत, सभ्य और सबके सामने आदर्श लड़का लगे ऐसा। उसके परिवार को मैं तुरंत पसंद आ गई, लेकिन आश्रम के लोगों को उनके परिवार पर कुछ शंका था, इसलिए उन्होंने साफ कहा, रेशमा हमारे लिए बेटी जैसी है। उसकी सुरक्षा और भविष्य के लिए आपको एक काम करना होगा, उसके नाम पर कुछ प्रॉपर्टी कर दीजिए, तभी हम शादी के लिए हाँ कहेंगे। तब रवि के पिता ने शहर का उनका 1 BHK फ्लैट और थोड़ी जमीन रेशमा के नाम कर दी। तब आश्रम के लोगों ने राहत की सांस ली और हमारी शादी तय कर दी। उन दिन में बेहद खुश थी। पहली बार मुझे लगा था कि अब मेरा भी एक घर होगा, अपने लोग होंगे, एक सच्चा साथी साथ रहेगा और एक सुंदर भविष्य मेरा इंतजार कर रहा होगा। शादी के दिन बड़ा समारोह हुआ। मैं और रवि मंडप के सामने आमने सामने खड़े थे, पर उस दिन भी उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उसकी नजरें भी मुझ पर टिक नहीं रही थी। मैंने उस छोटे से संकेत को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि मैं नई उम्मीदों, नए रिश्ते और इस भाव में पूरी तरह डूबी हुई थी कि अब मैं अकेली नहीं हूँ। शादी की सारी रस्में, दावत, सब कुछ अच्छे से होगा और फिर अगले दिन हमारी पहली रात थी। हर लड़की सोचती है कि उसकी पहली रात प्यार, कोमलता, विश्वास और एक नए जीवन की खूबसूरत शुरुआत से भरी होगी, लेकिन लगता है ये सुख मेरी किस्मत में कभी लिखा ही नहीं था। मैं अपने कमरे में सजी हुई रवि का इंतजार कर रही थी। कमरे में हल्की खुशबू फैल रही थी, मोमबत्तियों की रोशनी दीवारों पर झिलमिलाता रही थी। दरवाजा आधा खुला था और बाहर का शांत अंधेरा भी मुझे अजीब सी बेचैनी दे रहा था। रात काफी हो गई थी कि अचानक दरवाजा इतनी जोर से खुला कि मैं डर गई। रवि अंदर आया, लेकिन वह वैसा पति नहीं था जैसा हर लड़की पहली रात को देखना चाहती है। वह पूरी तरह नशे में था। उसके शरीर से शराब की इतनी तीखी गंध आ रही थी कि कमरे की हवा भी उसी गंध से भर गई। मैं शर्म से सिर झुकाए बैठी थी। चेहरे पर घूंघट था, मन में सपने थे, लेकिन जैसे ही वह मेरे पास आया, मुझे महसूस हुआ कि यह पल प्यार का नहीं, तूफान का है। वह मेरे पास बैठा और प्यार से घूंघट उठाने के बजाय उसने जोर से उसे झटका कर अलग कर दिया। उसने मेरे हाथ पकड़ लिए। आवाज लड़खड़ा रही थी और शराब के नशे में धुत होकर उसने मेरी आंखों में देखते हुए बेरहमी से कहा, तू तू रेशमा, मुझे तू बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं दूसरी लड़के से प्यार करता हूँ। मेरे माँ बाप ने जबरदस्ती की, इसलिए मुझे तुझसे ही शादी करनी पड़ी। मुझे तू नहीं चाहिए, कभी नहीं चाहिए थी। उसके शब्द ने जैसे सीधे मेरे दिल को चीर दिया। जिस दुनिया पर मैं खड़ी होकर सपने देख रही थी, वह दुनिया ही उसी पल मेरे पैरों के नीचे से निकल गई। उसने मेरा हाथ झटका कर फेंक दिया और इतनी जोर से धक्का दिया कि मैं बिस्तर से टकरा कर नीचे गिर गई। मेरे बदन का एक गहना टूट कर जमीन पर गिर गया और उसकी आवाज मुझे और ज्यादा तोड़ गई। मेरी आंखों के आंसू आ गए। मैं बुरी तरह कांप रही थी। नई जिंदगी की पहली ही रात, मेरे मन की सारी रोशनी, सारी उम्मीदें, सारा प्यार एक ही पल में बुझ गया। जिस दिन इंसान को सबसे ज्यादा खुशी मिलनी चाहिए, उसी दिन अगर दुख का पहाड़ टूट पड़े तो इंसान अंदर से चूर चूर हो जाता है। और मेरे मामले में यह सब पहली ही रात हो गया था। मैं चुपचाप रो रही थी और वह जो मेरा पति था, वह खुद फर्श पर नशे में गिरकर सो गया। न बिस्तर, न चादर, न मेरे मन की कोई परवाह, जैसे मैं उस कमरे में थी ही नहीं। उस पूरी रात में जागती रही। कमरे में शराब की बदबू, उसके नशे का भारीपन और मेरे टूटे हुए दिल की पीड़ा एक साथ मुझे दबाए हुए थी। जब आंसू भी सूख गए, तब कहीं जाकर सुबह के करीब मुझे थोड़ी सी नींद लगी। सुबह हुई, धूप कमरे में पड़ी और मैं आंखें पोंछते हुए उठी
तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो मेरी सास और ससुर बेहद प्यार और चिंता के साथ खड़े थे। सासू माँ ने मेरे हाथ पर हाथ रखकर कहा, चिंता मत करना रेशमा, शादी में सब कुछ तुरंत ठीक नहीं होता, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, हम है ना तुम्हारे साथ। ससुर जी भी दया भरी नजरों से देखते हुए सिर हिलाए। उनके उन शब्दों ने मुझे थोड़ा सहारा दिया, क्योंकि रवि की बेरुखी के बीच यही दो लोग थे जिन्होंने मुझे सच में अपनाया। उनके सहारे में घर के कामों में रमने लगी, मेहनत से सब करती रही। लेकिन रवि, वह तो जैसे मुझे देखता भी नहीं था, ना बात करता, ना पास आता। उसके जीवन में मेरे लिए कोई जगह थी नहीं। दिन बीतते गए और मैं उस घर में एक परछाई की तरह रह रही थी। पर रवि के जीवन में एक रिश्ता लगातार पनप रहा था। उसकी कंपनी की एक लड़की से उसका बेधड़क प्रेम संबंध। वह लड़की किसी खास परिवार की नहीं थी, इसलिए उसके माता पिता ने उस शादी का विरोध किया था। इसी वजह से उसे मुझसे शादी करनी पड़ी थी। लेकिन दिल से उसने उसे कभी छोड़ा ही नहीं। वह उससे बेइंतहा प्यार करता था और मैं बस एक नाम की पत्नी बनकर रह गई थी। यह सब कुछ मेरे जीवन का सबसे बड़ा तूफान बनकर आया। मेरे सास ससुर एक दिन घूमने के लिए बाहर गए थे, लेकिन अचानक उनकी कार का इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ कि वे दोनों कभी भी वापस घर नहीं लौटे। मेरे जीवन का वही एकमात्र सहारा, वही लोग जो मुझे सच्चे अर्थों में प्यार देते थे, जिन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह संभाला था, एक पल में इस दुनिया से चले गए। अब मेरे जीवन में बचा था सिर्फ रवि, और सास ससुर के न रहने से वह जैसे और भी बेपरवाह, नीच और बेरहम हो गया था। वह दिन दहाड़े शराब पीता, नशे में लाल आंखों से मुझ पर चिल्लाता, जरा सी गलती हो जाए तो मेरे चेहरे और शरीर पर हाथ उठाता। कभी कभी तो अपनी उस गर्लफ्रेंड को हमारे कमरे में ही ले आता और दोनों मेरे अस्तित्व को पूरी तरह अनदेखा कर घंटों हंस खिलखिलाकर बातें करते रहते, जबकि मैं रसोई में खड़ी होकर अपनी किस्मत को सैकड़ों बार कोसती रहती। ऑफिस जाना आना, खाना पीना, घूमना, सब वह उसी लड़की के साथ करता और मुझे बस चार काम बताकर अपनी दुनिया में खोया रहता। मैं न उसके जीवन में मायने रखती थी, न उसके दिल में। और इससे भी दर्दनाक बात यह कि मेरे पीछे मुड़कर देखने वाला, संभालने वाला या कुछ पूछने वाला कोई नहीं था। शिकायत करने की कोई जगह नहीं थी, मायका जाने जैसा कोई सहारा नहीं था, अपना कहने जैसा एक भी रिश्ता नहीं बचा था, और अनाथालय वापस जाने की शर्म और डर दोनों थे। इसलिए मैं सब सहते हुए, रोते हंसते दिन नहीं घाव गिनते हुए जी रही थी। और फिर एक दिन रवि की गर्लफ्रेंड को विदेश में नौकरी मिल गई, और उसके जाने से पहले ही उन दोनों ने कुछ काला, निर्दयी और भयावह प्लान कर लिया था। शायद मुझे हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाने का। मेरे नाम पर दो फ्लैट और जमीन होने की वजह से वे मुझे धोखा देकर सब कुछ छीन लेने की साजिश रच चुके थे। और उसी दिन से रवि ने अचानक मेरे साथ मीठा व्यवहार शुरू कर दिया। वह प्यार से बात करता, मेरे लिए चाय बनाता, मेरे माथे पर हाथ फेरता। मैं हैरान थी, उसके अंदर आया यह अचानक बदलाव समझ नहीं पा रही थी। लेकिन मेरा भोला दिल उसके शब्दों को एक बार फिर सच मानने लगा, क्योंकि मैं हमेशा से प्यार की भूखी, सहारे की तलाश में रहने वाली लड़की थी। उसने नाटक करते हुए मेरे नाम पर दर्ज जमीन, दोनों फ्लैट के कागज बाहर निकाले और हंसते हुए बोला, हम विदेश जा रहे हैं, वहाँ मुझे कंपनी में अच्छा जॉब मिला है, इसलिए सारे कागज संभाल कर रखने होंगे। मैं उसके शब्दों में खोकर सपनों की दुनिया में चली गई, और जैसा उसने कहा वैसा ही किया। कागज उसके हाथ में दे दिए और अपने ही हाथों से साइन भी कर दिए। मुझे क्या पता था कि उस मुस्कुराहट, उन मीठी बातों में ऐसा जहर छुपा है जो मेरा पूरा जीवन उजाड़ देगा। उन कागजों का इस्तेमाल करके उसने मेरी सारी संपत्ति किसी और के नाम बेच दी, जिसकी जानकारी मुझे बाद में मिली। और फिर वह दिन आया जिस दिन हम दोनों विदेश जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। दिल में उत्सुकता, डर, उम्मीद
शक, सब कुछ एक साथ उफान पर था। मैं उसके पीछे चल रही थी, लेकिन मन के भीतर किसी अंधेरी परछाई की हलचल बढ़ती जा रही थी। अचानक वह मेरी ओर मुड़कर बोला, थोड़ी देर रुको, मैं चेक करके आता हूँ कि फ्लाइट का गेट खुला है या नहीं। और बिना किसी अपनापन भरी नजर के वह पलटकर आगे बढ़ गया। मैंने सोचा 2 मिनट में आएगा, लेकिन 2 मिनट 5 मिनट बने, फिर 10 मिनट, फिर आधा घंटा, और वह कहीं दिखाई नहीं दिया। जैसे जैसे इंतजार बढ़ता गया, वैसे वैसे मेरी सांसों में डर घुलता गया। और तभी एक छोटी सी प्यारी बच्ची मेरे पास आई, मेरे बाजू पर हाथ रखकर बोली, आंटी, यह आपको देने को कहा है। और उसने मेरे हाथ में एक मोड़ी हुई चिट्ठी रख दी। मैं कुछ पूछ पाती उससे पहले ही वह बच्ची तेजी से भाग गई और मेरे हाथ में पकड़ी चिट्ठी कांपने लगी। मैंने धीरे धीरे उसे खोला और उसमें लिखे शब्द देखते ही ऐसा लगा जैसे मेरा दिल सीने को चीरकर बाहर गिर जाएगा। रेशमा, मुझे तुमसे प्यार नहीं है। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ विदेश जा रहा हूँ। उसे नौकरी मिली है। मैंने तुम्हारे नाम की सारी प्रॉपर्टी बेच दी है। अब हमारे रिश्ते का अंत हो चुका है। अपना जीवन खुद संभाल लेना। मैं जा रहा हूँ हमेशा के लिए। उसका हर शब्द मेरी आत्मा पर खंजीर की तरह लगा। पल भर मेरा पूरा मनोविश्व ढह गया। मुझे एयरपोर्ट पर चीख चीख कर रोने का मन कर रहा था, लेकिन इतनी भीड़, इतने अनजान लोगों के बीच मैं अपनी टूटी हुई दुनिया किसी को नहीं दिखा पा रही थी। इसलिए मैं बाहर आई और एक कोने में जाकर बैठ गई, जहां मैं फूट फूट कर रोने लगी। जैसे जैसे मेरे पूरे जीवन का हर सपना, हर उम्मीद, मेरी पहचान और मेरे भविष्य की हर संभावना उसी क्षण मुझसे दूर चली गई हो। रेशमा मेरे सामने बैठकर अपने दिल का हर घायल टुकड़ा मुझे सुनाती जा रही थी। आप बताइए, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मेरा कहने जैसा कोई नहीं है। मेरे पास न कोई संपत्ति है, न रहने की जगह। उसके मुंह से निकलने वाला हर शब्द मेरे दिल में किसी नुकीले कांटे की तरह चुभ रहा था। एक बेसहारा प्यार के लिए तरसती लड़की को इस तरह टूटते हुए देख मेरे सीने में दर्द की एक तेज लहर उठ रही थी। मैं उसे शांति से, पूरे ध्यान और करुणा के साथ देखते हुए बोला, आप चिंता मत करें रेशमा, मेरे घर चलिए, मैं हूं ना, कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। आप अकेली नहीं है। मैंने उसे धीरे से समझाया, हम पुलिस स्टेशन में शिकायत करेंगे। यह सीधा सीधा अपराध है। लेकिन वह बेहद टूटी आवाज में बोली, शिकायत करने से भी कुछ नहीं होगा। मैंने ही अपने हाथों से सभी कागजों पर साइन किए हैं। मेरी ही गलती की वजह से आज मैं सड़क पर हूँ। उसके शब्दों ने भीतर तक हिला दिया। इतनी साफ दिल वाली लड़की खुद को ही दोष दे रही थी। मैं उसकी ओर देखते हुए दृढ़ लेकिन नरम आवाज में बोला, चलो पहले घर चले, रात बहुत हो गई है, आप थक गई है। कल सुबह उठकर हम ठीक से सोचेंगे कि आगे क्या करना है। मेरे आग्रह पर रेशमा चुपचाप मेरे पीछे चल दी। उसकी चाल में एक गहरा थकान था, एक टूटन थी और एक अनजाने सहारे पर टिका हुआ हल्का सा विश्वास भी था। मैंने पीछे की सीट पर दरवाजा खोला और उसे बैठने को कहा। उस फीकी पीली रोशनी में भी उसके चेहरे पर मौजूद प्राकृतिक सुंदरता साफ झलक रही थी, लेकिन उस सुंदरता पर इतना गहरा न मिटने वाला दुख का साया था कि उसे देखकर मन बेचैन हो उठा। मैंने टैक्सी घर की ओर मोड़ दी और रास्ते के लैंप पोस्ट की रोशनी में मुझे फिर से उसके गालों पर लुढ़कते आंसू साफ दिखाई दे रहे थे। अचानक मेरे मन में ख्याल आया, रेशमा ने आज कुछ खाया भी होगा या नहीं। उसकी आंखों के नीचे के काले घेरे, होठों का सूखापन, उसके हाथों का लगातार कांपना, यह सब कुछ बता रहा था कि शायद उसने सुबह से एक भी निवाला नहीं खाया। मैंने तो बाहर खा लिया था, लेकिन उसका खाली मन और शायद खाली पेट दोनों ही मुझे परेशान कर रहे थे। इसलिए मैं सड़क के किनारे एक छोटे लेकिन साफ से दिखने वाले होटल के सामने टैक्सी रोक दी। 2 गर्मा गर्म थालियां पैक करवा कर फिर धीरे धीरे टैक्सी को घर की तरफ बढ़ाया। कुछ ही देर में मेरी छोटी सी 3 कमरे वाली लेकिन दिल से संभाली गई दुनिया के सामने टैक्सी रुक गई। मैंने दरवाजा खोलते हुए मुस्कुरा कर कहा, आइए, यही मेरा घर है। यह हल्की हैरानी में थोड़ी सी अस्पष्ट नजरों से चारों तरफ देखने लगी। भीड़ भरी बस्ती, संकरे रास्ते, फुसफुसाहटें और
उन्हीं के बीच मेरा छोटा सा साफ सुथरा घर, मानो उसके उजेड़े हुए जीवन में अचानक कोई सुरक्षित आश्रय अपने आप सामने आ गया हो। हम अंदर गए, वह हॉल में धीमे से बैठ गई और मैं रसोई में जाकर साफ पानी का एक गिलास भर लाया और उसके हाथ में दे दिया। उसने कांपते हाथों से पानी पिया और कुछ देर बाद उसके सांसों की कंपी थोड़ी शांत हुई। मैंने पार्सल खोला, गर्म गर्म खाना एक प्लेट में निकालकर उसके सामने रखा और विनम्रता से कहा, रेशमा थोड़ा सा खा लीजिए, खाली पेट मत सोइए, दो कोर ही सही पर कुछ तो खाइए। उसके आंसुओं की धारा अभी भी नहीं थमी थी। खाने का मन नहीं था, शायद जीने का भी नहीं, लेकिन मेरे अपनापन और स्नेह भरे आग्रह के कारण उसने 2-3 कोर खाए, थोड़ा पानी पिया और फिर थके हुए कंधों को गिराकर चुपचाप बैठ गई, जैसे उसका शरीर उसे कह रहा हो कि अब बहुत हो गया, अब थोड़ा विश्राम चाहिए। मैं उठकर बोला, आप उस कमरे में जाइए, वो खाली है, वहाँ आराम से सो सकती है। मैंने बिस्तर ठीक किया, चादरें बिछाई, खिड़की का जाल सही लगाया और उससे कहा कि वह दरवाजा अंदर से बंद कर ले। तभी वह मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ी हुई और बहुत धीमे सुर में बोली, जगदीश, मैं आपकी जिंदगी भर रोनी रहूंगी। आपने मुझे खाना दिया, पानी दिया, सुरक्षित जगह दी, सच में यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैं हल्की मुस्कान के साथ उसके हाथ नीचे करते हुए बोला, अरे रेशमा, हाथ क्यों जोड़ती है? इंसान को इंसान की मुश्किल में मदद करनी ही चाहिए। आज आप मुश्किल में हैं, कल शायद मैं रहूं। हम एक दूसरे के लिए ही तो जीते हैं। उसकी आंखों में फिर आंसू आ गए, लेकिन इस बार वे सिर्फ दर्द के नहीं थे, उनमें राहत का एक छोटा सा दीपक था, एक उम्मीद की नरम लौ थी, एक भरोसा था। उसने धीमे से सिर हिलाया और कमरे का दरवाजा धीरे से बंद कर दिया। मैं अपने कमरे में गया, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। बिस्तर पर लेटा रहा, पर मन एक ही चिंता में उलझा था। यह रेशमा अब आगे क्या करेगी? इतनी मासूम, इतनी भली लड़की इस कठोर और निर्दयी दुनिया में अकेली कैसी रहेगी? उसका सौंदर्य भी उसके लिए वरदान नहीं बल्कि बोझ बन सकता है, क्योंकि ऐसी लड़की का लोग बहुत जल्दी फायदा उठाते हैं। मैं देर तक सोचता रहा कि उसे कोई काम, कोई रास्ता, कोई सुरक्षित सहारा देना ही होगा। इन्हीं विचारों के बीच कब नींद ने मुझे घेर लिया, पता ही नहीं चला। अचानक रात की खामोशी को फाड़ते हुए दरवाजे पर तेज ठक ठक हुई। मैं घबरा कर उठ बैठा, दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही दरवाजा खुला, सुबह की हल्की धुंधली रोशनी में रेशमा सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर रात जैसी शांति नहीं थी, बल्कि एक कठोर निर्णय की हल्की सी रेखा और उससे भी ज्यादा डर की परछाई थी। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, जगदीश, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। आपने मुझे एक रात रहने की जगह दी, खाना दिया, पानी दिया, इंसान समझकर देखा। मैं एहसान मंद हूँ, लेकिन अब मैं निकलती हूँ। मेरा कोई ठिकाना नहीं है, पर कहीं न कहीं चली जाऊंगी। किस्मत में जो होगा वो हो जाएगा। कोई काम ढूंढ लूंगी, अपना जीवन खुद खड़ा करूंगी। उसके स्वर में दो अलग अलग भाव थे, एक हिम्मत का और एक गहरी बेचैनी का, जैसे वह दुनिया से लड़ने को तैयार थी, लेकिन भीतर से डर अभी भी उसे काट रहा था। मैंने उसे रोकते हुए कहा, अरे रेशमा, आप कहाँ जाएंगी? मैं आपको काम दिलवा दूंगा। मेरा मेरे यहाँ बहुत पहचान है। यह सुनकर भी उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में ऐसी मुख घबराहट थी जैसे दुनिया फिर से उस पर टूट पड़ेगी, और वह उसे रोकने के लिए चुपचाप स्थिर होने की कोशिश कर रही थी। मुझे लगा अगर मैंने उसे अभी नहीं संभाला तो वह फिर किसी मुसीबत में पड़ सकती है। इसलिए मैंने उसका कांपता हाथ हल्के से पकड़कर कहा, आइए अंदर, पहले शांत होकर बैठिए, काम कल देख लेंगे, पहले कुछ खा पी लेंगे। मैं किचन की ओर बढ़ने ही वाला था कि वह धीमे से बोली, रुकिए, खाना मैं बना लेती हूँ। और उस पलों में उसके स्वर में मुझे पहली बार एक हल्की सी आत्मीयता महसूस हुई, जैसे वह कहना चाहती हो कि मैं सिर्फ बोझ नहीं हूँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। मैं मुस्कुराया और उसे किचन के सारे बर्तन, मसाले, तेल, चावल की जगह दिखा दी। रेशमा तुरंत काम में लग गई।
उसके हाथों की कोमलता ऐसी थी कि मानो पानी पर फूल की पंखुड़ियां उतर रही हो। उसकी हर हरकत में एक लय थी, एक शांत गरिमा, एक घर को घर बनाने वाली स्त्री की ममता। कुछ ही देर में खाने की खुशबू पूरे घर में फैल गई, ऐसी खुशबू जो मन को राहत देती तो है और दिल में किसी अपनेपन का एहसास जगाती है। सुबह लगभग 9 बज चुके थे। वह मन से थकी थी और मैं चिंता से, लेकिन जैसे ही खाने जैसी महक कमरे में फैल गई, लगा जैसे किसी ने माँ ने पहली बार अपने हाथ से भोजन परोसा हो। उसने खाना परोसा और जैसे ही मैंने पहला घूर लिया, मेरी आंखें अनायास नम हो गई। कितने सालों बाद ऐसा आत्मीयता से भरा हुआ घर का परिवार की महक वाला खाना मिला था। मैंने धीमे स्वर में कहा, रेशमा, आपके हाथ में बहुत स्वाद है। सालों बाद माँ बाप के हाथ से खाए गए भोजन की याद आ गई है। मेरी आवाज में छिपी भावना देखकर उसकी भी आंखें भर आई। हम दोनों चुपचाप बिना एक भी शब्द बोले खाने लगे, क्योंकि कभी कभी मौन भी बोलता है। और उस क्षण हमारी थाली में खाना ही नहीं था, बल्कि दो सुखी आत्माओं के बीच बनने वाली समझ की एक मौन डोर थी। खाना खत्म होने के बाद मैं तुरंत बोला, आप चलिए मेरे साथ, आज ही मैं आपका काम लगवा देता हूँ। क्योंकि मुझे पता था, अगर किसी के भविष्य की एक डोर पकड़ाकर उसे आगे बढ़ा दिया जाए तो वह फिर अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। फिर मैं उसे लेकर अपने एक बहुत करीबी दोस्त के पास गया। मैंने उसे रेशमा की पूरी कहानी साफ साफ बताई, कैसे उसका जीवन उजड़ गया, उसे काम की कितनी जरूरत है और वह काम करने के लिए कितनी ईमानदार है और तैयार है। मेरा दोस्त बहुत नेक इंसान है। उसने तुरंत पास ही के एक अच्छे कपड़े के दुकान में फोन किया और पूछा कि क्या वहाँ किसी महिला कर्मचारी की जगह खाली है। किस्मत से वह एक जगह खाली थी। उसने मुझे दुकान का पता और मालिक का नाम दिया और कहा, मालिक बहुत अच्छा आदमी है, लड़की के लिए सुरक्षित जगह है। मैं रेशमा को लेकर वहां गया। दुकान का मालिक शांत, सरल और दिल का अच्छा इंसान निकला। उसने रेशमा से आराम से बात की। उसके शब्दों में छिपी सच्चाई और उसकी आंखों में बसे डर को एक साथ महसूस किया और फिर तुरंत ही हामी भर दी। वह उसे महीने के 13,000 रुपए का वेतन देने को तैयार था। रात के इतने दुख और अंधेरे के बाद जब रेशमा ने पहली बार हल्की सी शर्मीली मुस्कान अपने चेहरे पर सजा दी, तो वह मुस्कान किसी बीते हुए दर्द के पार से निकली हुई नई उम्मीद जैसी लग रही थी। मानो कल का सारा काला दुख और आज का उजाला भरोसा एक ही पल में मिलकर उसकी आंखों में किसी नई रोशनी का जन्म दे रहा हो। तय हो गया था कि वह अगले दिन से काम पर जाएगी। दुकान से बाहर निकलते समय उसने धीरे से, भावनाओं से भरे स्वर में कहा, जगदीश, मैं आपकी जिंदगी भर आभारी रहूंगी। लेकिन अगले क्षण उसका चेहरा बुझ गया और वह बहुत ही टूटे नाजुक स्वर में बोली, लेकिन मैं अब कहाँ रहूंगी? मेरे पास कपड़े भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मैं बिना कुछ बोले जेब से 3,000 रुपए निकाल कर उसके हाथ में रख दे। वह अवाक होकर मुझे देखने लगी, जैसे उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई बिना किसी स्वार्थ के उसे इतना बड़ा सहारा दे सकता है। उसकी आंखों में आंसू उभर आए थे, पर उसने अपने स्वाभिमान के कारण जल्दी से उन्हें पूछ लिया। फिर हम दोनों पास की दुकान में गए। कुछ साड़ियाँ, 2-3 सलवार कुर्ते और एक घर के लिए कुछ साधारण कपड़े खरीद लिए। घर लौटने के बाद रेशमा ने धीमे स्वर में कहा, जगदीश, आसपास कोई कमरा ढूंढ दो, मैं आपके घर में नहीं रह सकती। मैंने तुरंत कहा, अरे रेशमा, किराए के कमरे में क्यों रहना? मेरे घर में एक खाली कमरा है, वहाँ रहो, वहाँ सुरक्षित भी रहोगे। वह जिद पर उतर गई, मैं मुफ्त में नहीं रहूंगी, आपको पैसे लेने पड़ेंगे। मैं हंस पड़ा और बोला, पैसे की जरूरत नहीं है, बस अगर मन हो तो रोज मेरे लिए अपने हाथों से खाना बना देना, बस इतना। वह शर्मा कर मुस्कुरा दी, सिर झुका लिया और उसकी आंखें अभी भी नम थी, लेकिन अब उस नमी में डर नहीं था। उसमें एक छोटी सी शांत गर्म उम्मीद की किरण थी, जो बहुत दिनों बाद उसके जीवन में फिर से झलमिलाई थी।
उस शाम रेशमा ने हमारे लिए स्वादिष्ट दिल से बना हुआ खाना परोसा कि घर का माहौल ही बदल गया। जैसे मेरे उस छोटे से घर में कई सालों बाद एक शांत गर्म ममता भरी हवा बहने लगी हो। और उसी रात वह मेरे घर के एक कमरे में चुपचाप रहने लगी और मैं दूसरे कमरे में। लेकिन हमारे जीवन का एक नया धीमे धीमे खिलने वाला अनकहा अध्याय वहीं से शुरू हो गया। दिल के किसी अदृश्य कोने में रेशमा रोज सुबह और शाम रसोई में आती। उसके नाजुक खूबसूरत हाथों से इतना प्यार भरा खाना बनाती कि ऐसा लगता मानो सिर्फ खाना नहीं बल्कि घर को जीवंत करने वाली कोई ऊष्मा उसके हाथों से उतर रही हो। वह बड़े प्रेम से मुझे परोसती। जगदीश थोड़ा और लीजिए कहकर एक हल्की सी मुस्कान के साथ मेरी ओर देखती और फिर खुद भी बहुत सहजता से दो चार कोर खा लेती। पर कभी कभी उसके चेहरे पर हल्की सी उदासी की रेखा दिख जाती, क्योंकि उसके पति ने उसे जैसे धोखा दिया था, जैसा उत्पीड़न किया था, उसके मासूम मन पर जो विश्वासघात का जख्म बनाया था। उसकी छाया अभी भी उसकी आंखों में कभी कभी धुंधलेपन की तरह उतर आती थी। लेकिन धीरे धीरे, बहुत धीरे, वह उस अंधेरे अतीत से बाहर निकलने लगी। मेरे घर का सादगी भरा वातावरण, मेरी चुपचाप दी गई साथ और उसकी नई दिनचर्या उसके मन पर लगी धूल को धीरे धीरे साफ करने लगी। वह रोज सुबह दुकान आती और शाम को जब घर लौटती तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक होती। उसकी चाल में, उसके स्वभाव में, उसके काम के समर्पण में जो ऊर्जा होती, वह अनायास ही मेरे मन में जगह बनाने लगी। कभी वह कपड़े सुखाते समय उसके बालों पर बड़ा धूप का सुनहरा उजाला मुझे बांध लेता। कभी खाना बनाते समय उसके चेहरे पर दिखती शांति मेरे भीतर किसी गर्म एहसास को जगा जाती। और कभी वह चाय लेकर मेरे सामने खड़ी हो जाती तो उसकी आंखों में झिल मिलाती वह कोमल रोशनी मुझे सिर्फ घर की चार दीवारें नहीं बल्कि पूरी जिंदगी उजली लगी। सच कहूँ तो रेशमा खूबसूरत थी, लेकिन उसकी सुंदरता से कहीं अधिक सुंदर उसका मन था। उसकी मासूमियत, उसका स्वभाव, उसकी मेहनत और उसका वह जल्दी न टूटने वाला मुस्कान अनजाने में ही उसके विचार में, मेरे मन में गहराई तक उतरते गए। उसे देखते ही मेरा घर रोशन हो जाता और दिन भर का थकान मानो एक ही नाम में ढल जाती। रेशमा, हमारी नजरें कई बार एक दूसरे से टकरा जाती और वह नजर फिर से पूरे दिन दिल के भीतर धीमी धीमी गूंज की तरह बनी रहती। धीरे धीरे रेशमा अपने अतीत के दर्द को भूलने लगी। वह मुस्कुराने लगी, बात करने लगी और धीरे धीरे फिर से जीने लगी। और उस दिन शाम को जब मैं टैक्सी लेकर पहुंचा तो रेशमा दरवाजे पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर आज कुछ अलग ही चमक थी, जैसे किसी छुपा हुआ खुशी ने अचानक रूप धारण किया हो। मैं मुस्कुराते हुए उतरकर बोला, रेशमा क्या हुआ? आज बहुत खुश लग रही हो। वह कुछ भी बोले बिना हल्का सा शर्मा कर मुस्कुराई और चुपचाप मेरे पीछे पीछे घर के अंदर आ गई। भीतर आते ही उसने अपने पीछे छुपाया हुआ पैसों का एक बंडल मेरे हाथ में रख दिया। मैं हैरान रह गया। वह उसके पहले महीने की तनख्वाह थी। उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई कांप रही थी। यह मेरी पहली कमाई, खास आपके लिए। जिस दिन मेरे पति ने मुझे अकेला छोड़ दिया था, उस दिन अगर आपने सहारा न दिया होता तो मैं शायद टूट ही जाती। आपने मुझे खाना दिया, पानी दिया, रहने की जगह दी और सबसे बढ़कर सुरक्षा दी, वह भी बिना किसी उम्मीद के। मेरे जीवन में पहली बार किसी ने मेरे लिए सच्चे मन से कुछ किया है। बोलते बोलते उसके आंसू गालों पर लुढ़कने लगे। उसका दर्द जैसे मेरी हथेलियों पर गिर रहा था और मेरे भीतर एक अजीब सी नरमी पैदा कर रहा था। अचानक उसने मुझे कसकर गले लगा लिया। पहली बार पूरी आत्मा से, टूटे हुए मन से सहारा ढूंढते हुए और कृतज्ञता से भरी हुई वह गर्माहट मेरी छाती पर थरथरा रही थी। उसका सिर मेरे कंधे पर था और वह रो रही थी, लेकिन आज उसके रोने में बीते हुए दर्द की तुलना में आने वाले कल की एक हल्की सी उम्मीद का रंग था। मैं उसके सिर पर हाथ फेरते हुए धीमे स्वर में बोला, रेशमा ये पैसे मत दो, यह तुम्हारा पहला पगार है। अपने भविष्य के लिए रखो, अपना नया जीवन शुरू करो, किसी अच्छे इंसान से मिलो, शादी करो, फिर से घर बनाओ। वह धीमे से पीछे हट गई और मेरी आंखों में गहरी तलाशती हुई निगाहों से देखने लगी।
जैसे वह मेरे भीतर मेरे असली भाव खोज रही हो। फिर उसके होठ हल्के से कांपे और थरथराती आवाज में उसने पूछा, मेरा कौन है यहाँ? मुझे से कौन शादी करेगा? एक क्षण को हवा थम गई। अगले ही पल उसने बहुत धीमे पर साफ साफ शब्दों में पूछा, आप करेंगे? मेरे भीतर जैसी बिजली सी दौड़ गई। मेरी सांस अटक गई, दिल धड़कना भूल गया। उसकी आंखों में भरा वह मासूम प्रेम मुझ पर रख गया पूरा भरोसा। और इतना कुछ झेलकर भी न टूटने वाली श्रद्धा ने मुझे बिल्कुल मौन कर दिया। मेरी आंखें भी भर आई और मेरी आत्मा जैसे किसी उजाले से भर उठी। मैंने उसका वह नाजुक कांपता हुआ हाथ अपने हाथ में ले लिया और डरी हुई पर दिल से निकली हुई आवाज में कहा, रेशमा, तुम मुझसे शादी करोगी? वह कुछ पल तक मुझे देखती रही। उसकी आंखों में शर्म और प्यार की एक सुंदर मिलीजुली चमक थी। उसके होठों पर हल्की मुस्कान तैर गई और फिर वह मेरे कंधे पर सिर रखते हुए बहुत धीमी आवाज में बोली, पिछले एक महीने से महसूस कर रही हूँ मेरा दिल आपकी तरह खींचा जा रहा है और आप मुझे जैसे चुप चुप कर देखते हैं वह भी मैं समझ गई। मेरे पति ने मुझे कभी वह प्यार नहीं दिया, वह सम्मान नहीं दिया, वह सुरक्षा नहीं दी और आपने तो सिर्फ एक नजर में मुझे वह गर्माहट दे दी। आपने कभी गलत नजर से नहीं देखा, कभी धोखा नहीं दिया, बल्कि इस दुनिया में आप पहले इंसान हैं जिन्होंने मुझे अपना जैसा माना। सच में मुझे आप अच्छे लगते हैं जगदीश। उसके शब्दों ने मेरे भीतर ऐसा असर किया जैसे भरोसे से सूखी धरती पर पहली बारिश की बूंदें पड़ रही हो। हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि जैसे हमारे बीच कोई दूरी रही ही न हो। और फिर पहली बार हमारे होठ हल्के से एक दूसरे को छू गए। एक शांत लेकिन बिजली से झंझनाहट देने वाला पल। और उसी क्षण हमारे पुराने गांव, अंधेरा, दर्द, अकेलापन जैसे मिट्टी की तरह पिघल कर बह गया। उस दिन से हमारा प्यार धीरे धीरे हर दिन और हर एहसास के साथ खिलता गया। रेशमा रोज मेरे लिए प्रेम से खाना बनाती। उसके हाथ से बना हुआ एक एक और मेरी थकान ऐसे दूर करता जैसे किसी थके हुए मन को मीठा मरहम मिला हो। वह कपड़ों की दुकान से मिलने वाली तनख्वाह मुझे दे देती और मैं उसे उसके लिए बचा कर रखता। हम दोनों मिलकर धीरे धीरे बचत करने लगे, अपने भविष्य का घर मन में बनाना शुरू किया। कुछ महीनों बाद मेरे मन में कहा, यह लड़की इतनी मेहनत करती है, पूरे दिन थक जाती है, लेकिन उसका दिल प्रेम से भरा है। जब मेरे मन ने कहा कि अब उसे बाहर भाग दौड़ करने मत दो, तब मैंने रेशमा से नौकरी छोड़ने को कहा और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के मान भी लिया, क्योंकि उसके दिल में भी अब हमारे रिश्ते का छोटा सा गर्माहट भरा घर आकार लेने लगा था। फिर हम दोनों ने बहुत सादगी से बिना किसी दिखाव के केवल दिल की सच्चाई और ईश्वर तथा लोगों के साक्षी में शादी कर ली। वह दिन वास्तव में मेरी जिंदगी का सबसे उजला, सबसे सुनहरा पन्ना बन गया। अब रेशमा घर पर रहती है, मेरी हर छोटी बड़ी चीजों को प्यार से संभालती है। मैं कब थक गया, कब दुखी हो, कब हंसता हो, कब चुप बैठा हो, यह सब वह मेरे एक नजर से ही समझ जाती है। मैं दिन भर टैक्सी चलाकर ईमानदारी से किराया कमाकर शाम को घर लौटता हूँ और दरवाजे पर मुझे रेशमा की मुस्कान मिलती है। वह मुस्कुराकर जैसे मेरे पूरे दिन की थकान को पिघला कर मिटा देती है। हमारा जीवन बड़ा नहीं, हम अमीर भी नहीं है, लेकिन इस साधारण चार दीवारों में इतना सच्चा प्यार, इतनी शांति, इतनी परवाह है और अपनापन की करोड़ों के रुपए भी हमें इतना सुख नहीं दे सकते। दोस्तों, सच कहो तो प्यार के लिए दौलत नहीं चाहिए, प्यार के लिए दिल की दौलत चाहिए और वह रेशमा के पास थी और थोड़ा बहुत मेरे पास थी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, मैंने और रेशमा ने जो फैसला लिया, यह प्यार, यह शादी सही थी या गलत? अपना मत जरूर बताइए। जिंदगी में इंसान कितने भी टूट जाए, कितने भी अकेला हो जाए, लेकिन किसी का दिया हुआ एक अच्छा हाथ, एक अच्छा मन, थोड़ा सा सहारा किसी का पूरा जीवन बदल सकता है। हम जिनसे भी जीवन में मिलते हैं वे सभी अपनी अपनी पीड़ा लेकर जी रहे होते हैं, इसलिए किसी की मुस्कान को कभी हल्के से मत लीजिए। मैं किसी के आंसुओं को भी कभी नजरअंदाज मत कीजिए। कई बार आपकी छोटी सी मदद किसी उजड़ चुकी जिंदगी को फिर से खड़ा कर देती है। दया में शक्ति होती है और प्यार में पुनर्जन्म होता है। अगर आपको मेरी और रेशमा की यह प्रेम कहानी पसंद आई हो तो
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।